पहला मैं छोड़ने के लिए आपको सोसाइटी की एक में सेक्रेटरी बहुत आप लोग भाई हमारे ऑल द बेस्ट टू ऑल टीम। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हर सफ़र एक मंजिल से शुरू होता है, लेकिन जो सफ़र हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं वे एक एहसास से शुरू होते हैं। एक ऐसा एहसास जो हमें जानी पहचानी जगहों से दूर ले जाता है, उन रास्तों की ओर जिन पर हम कभी नहीं चले, उन पहाड़ों की ओर जिनके हमने सिर्फ सपने देखे हैं, और उन कहानियों की ओर जिन्हें अभी भी जीना बाकी है। यह एक सफ़र है आज़ादी का, नई खोज का और कभी न भूलने वाली यादों का। इस रोमांचक सफ़र में आप सबका स्वागत है। दिस इज डे 2 मीन्स 10 मई 2026। हम देवास कल रात को पहुंचे थे। इतना थक चुके थे इसलिए हमने कल रात को कुछ ब्लॉगिंग की नहीं, सीधा खाना खाए और रूम चेक इन करके सो गए। अभी बजे सुबह के 5:15 और हम निकल रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए। वहाँ पे दर्शन की व्यवस्था हमारे महेश सर ने की है और वहाँ का दर्शन लेके, महाकाल का दर्शन लेके हम अगले सफ़र के लिए निकलेंगे। सुबह ठीक 5:30 बजे हम निकल पड़े उज्जैन के लिए। महाकाल के दर्शन से हमारी रियल ट्रिप की शुरुआत होने वाली थी और हमें महाकाल की स्नान पूजा का भी भाग्य प्राप्त हुआ। उज्जैन से निकलकर हमने वडोदरा दिल्ली हाईवे पकड़ा और राजस्थान में प्रवेश किया। कोटा के पास मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पार्क से होकर हम आगे बढ़े। दोपहर की धूप और सबको लगी भूख ने हमारा काफिला रोक दिया। क्या फोटो? अभी दाल तड़का मंगाए 2 और नितिन भाई की कृपा से पालक पूरी खा ली हमने। 344 किलोमीटर का ट्रैवल हो चुका है हमारा। 41 डिग्री सेंटीग्रेड 41 डिग्री टेम्परेचर है। अभी 2:45 बजे है और अभी 15-20 मिनट में खाना खा के हम निकलेंगे अगली जर्नी के लिए। दिल्ली अभी बहुत दूर है दोस्तों, उससे आगे अम्बाला भी है। जाएंगे, मिलते हैं। राजस्थान के इस छोटे से गांव में पेट भर खाना खाकर हम निकल पड़े अगले सफर के लिए। ये सफर बहुत लंबा होने वाला था क्योंकि अभी भी हमें लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इसलिए जल्द से जल्द हाईवे पकड़कर हम आगे की ओर चल पड़े।
दिल्ली की सीमा पर पहुंचने के बाद हम सब ने एक क्विक मीटिंग की और आगे हम कितना रास्ता तय कर सकते हैं ये फैसला करके हमारा अगला पड़ाव फाइनल किया, जो था करनाल। आणि अशा पद्धतीने पहिल्यांदाच आमच्या गाडीमध्ये आगमन झालेलं आहे शेखर भाऊ खंडारे यांचं। शेखर भाऊ खंडारे यांचं आनंद झालाय मला। फक्त तुम्ही आता मला सांगा आपलं पुढचं नियोजन काय आहे? नियोजन तुमच्याचकडे आहे, आमचे नियोजन अधिकारी तुम्हीच आहात। 4 BHK फ्लॅट मध्ये व्यवस्था करा आमची व्यवस्थित। अतिशय बघा ते हॉटेलच शोधतायत आणि म्हणूनच मी सांगत असतो यांना की ट्रिप सुरू करण्याच्या अगोदरच हॉटेल बुक झाले पाहिजे, पण नको, आम्ही बघणार, आम्हाला स्वयं पोहोचेल तिथे थांबणार। आणि हा आमचा ड्रायव्हर, ज्याला स्पेशली आम्ही ड्रायव्हिंग साठी आणलंय। ड्रायव्हर कल हम सुबह बहुत आराम से निकलने वाले हैं, क्योंकि कल हम सिर्फ 520 किलोमीटर का फासला तय करने वाले हैं। विल बी गोइंग थ्रू जालंधर, जम्मू एंड विल बी रीचिंग टू पटनी टॉप। स्टे ट्यून। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ NK हाइकिंग सोल, डे 3 एट करनाल। कल दिल्ली आउटर रोड से हम जब निकल रहे थे तो सामने वाली गाड़ी के टायर से एक पत्थर बुलेट की स्पीड से हमारे विंडशील्ड, थार के विंडशील्ड पे लगा और विंडशील्ड क्रैक हो गया। वो जैसे हम 90 किलोमीटर आगे बढ़े तो वो क्रैक का साइज़ बढ़ने लग गया है। सो हमने डिसाइड किया है कि आज करनाल में ही इसी बंगलों में हम स्टे करेंगे और वो थार का विंडशील्ड है वो शोरूम में जाके चेंज करेंगे। ये क्रैक आपको दिख रहा है, शायद ही दिख रहा होगा, बट ये बहुत ही बड़ा क्रैक है और इसको हम चेक करने जा रहे हैं। करनाल के इस शोरूम पर हमें पता चला कि विंडशील्ड कुरुक्षेत्र में अवेलेबल है, तो हमने आज की एक और रात कुरुक्षेत्र में बिताने का फैसला किया और कुरुक्षेत्र के महिंद्रा शोरूम पर पहुंचे। यहाँ पे हमारे दोस्त शोरूम जाने के लिए ओला बुक करते हुए तो दोस्तों अपडेट ये है कि हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। शोरूम से हमें अभी कॉल आया था कि गाड़ी रेडी है, आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। तो अभी हम शोरूम जा रहे हैं और गाड़ी लेकर होटल में वापस आएंगे, गाड़ी लगाएंगे, गाड़ी को पूरी रात भर सूखने देंगे और कल सुबह 4 बजे हम निकलेंगे पटनी टॉप के लिए। हमारे धुरंधरों ने ओला बुक करने की जी तोड़ मेहनत की, पर अंत में होटल वालों ने हमारे लिए ई रिक्शा का बंदोबस्त किया। इसी ई रिक्शा से हम गांव के रास्तों से चल दिए। सो गाइस, अपनी गाड़ी रेडी हो गई है। दलजीत जी ने जैसे बोला था, बहुत ही सुपर तरीके से हो गई है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ नाउ। ओके, सो पुरानी कांच में से हमने फास्टैग निकाला है। ये पिछली साइड है और ये फ्रंट साइड दिखाई है, तो वी होप कि ये चल जाए। इसको प्लास्टिक में रख देते हैं, इसको प्लास्टिक में रख देंगे, जहाँ जहाँ भी टोल आएगा हम उसको आगे कर देंगे। कांच यहाँ पे हाथ में लगेगा। तो ये है बलजिंदर सिंह जी और ये यहाँ के GM हैं और इन्होंने आज जो प्रॉमिस किया था
हमें कि सुबह आपको शाम तक 6-7 तक गाड़ी दे दूंगा एंड ही हैज़ केप्ट हिज प्रॉमिस। सो थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, वी रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। ही इज बॉडी शॉप मैनेजर मिस्टर राकेश जी जी। और बॉडी शॉप मैनेजर राकेश जी, इन्होंने आज हमें बोला था कि आप शाम को 6 बजे गाड़ी लेके जा सकते हैं और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अब हम लद्दाख जाने के लिए रेडी हैं, गाड़ी भी रेडी है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, भगवान करे ना है, अगर आता है तो वापस हम इनको ट्रबल करेंगे। बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, आप इतनी दूर से आए तो आपको सर्विस देना हमारा फ़र्ज है, तो हमने कोशिश करी है जल्दी से जल्दी आपको सर्विस देने की। जी। शोरूम से गाड़ी लेकर हम होटल की तरफ निकल पड़े। गाँव के बीच से होता हुआ ये रास्ता मन को अलग ही आनंद दे रहा था। शाम को हमने कुरुक्षेत्र के इतिहास को उजागर किया। इस भूमि पर पांडवों और कौरवों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। Day 4 all ready to go to पटनी टॉप। ये और हम अपना रूम छोड़ते हुए सब लोग तैयार हो गए हैं और अपने अपने सामान लेते हुए चलो जयेश। चलिए थोड़ी देर में वापस करते हैं। सबसे पहले तो मेरे सूटकेस को जल्दी है। कुरुक्षेत्र को अलविदा कहकर हम हरियाणा से निकल पड़े उधमपुर की ओर। झुलसती हुई धूप से निकलकर हम पहाड़ों की ओर चल दिए। हमारा अगला पड़ाव था पटनी टॉप। हरियाणा और पंजाब से निकलते हुए हम जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले थे। जम्मू कश्मीर में एंटर करते ही कश्मीर का पहला खाना खाने के लिए हम रुक गए। वहां पर थोड़ा आराम भी किया, गाड़ियों की थोड़ी खातिरदारी भी की और यहीं से हमारा पहाड़ों के बीच का सफर शुरू हुआ। हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। खूबसूरत पहाड़, हरियाली और पहाड़ों से गुजरते रास्तों ने गर्मी के एहसास को पीछे छोड़ दिया। उधमपुर से आगे निकलने के बाद हम सबने ये तय किया कि आज की रात पटनी टॉप न रुकते हुए हम चेनानी टनल के रास्ते सीधा श्रीनगर की ओर रुख करेंगे और वहीं पर रुकेंगे। इसीलिए हम पटनी टॉप बाईपास करके श्रीनगर की ओर चल दिए। श्रीनगर की हसीन वादियों ने हमारा कुछ ऐसा स्वागत किया। हम रात को 11 बजे श्रीनगर पहुंच गए और हम इतने थक चुके थे कि जाते ही सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की तारीख है 13। हम आज पहुंचने वाले थे लेह, लेकिन आज हम श्रीनगर में हैं। अभी कल हमने 651 किलोमीटर 651 किलोमीटर हमने पूरा ट्रैवल किया। पटनी टॉप हम रुकने वाले थे, बट पटनी टॉप हम रुके नहीं क्योंकि हमको पता चला कि पटनी टॉप को जाने का जो रोड है वो बहुत ही घाट सेक्शन है और उसको बहुत टाइम लगने वाला था। सो वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू। सो हमने
नेचुरी टनल, जो कि अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, वो 9 किलोमीटर का टनल क्रॉस करके हम सीधा श्रीनगर आ गए। सो हमने अभी डिसाइड किया कि हम 9:30 बजे निकलेंगे श्रीनगर से, विदाउट एनी ब्रेक हम जोजिला क्रॉस करेंगे और हम शायद कारगिल तक कंटिन्यू करेंगे। 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर है कारगिल। सो कारगिल तक कंटिन्यू करेंगे और कारगिल में हम एक कोई होम स्टे देख कर वहाँ पे हॉल्ट कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र है। टीम का मोरल बहुत हाई है, बॉडी फिट है, आराम हो चुका है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। वी आर सुपर एक्साइटेड। श्रीनगर के रास्तों पर चलना एक खूबसूरत अनुभव था। समय के कमी के चलते श्रीनगर एक्सप्लोर न करने का मलाल दिल में ज़रूर था, पर हम सब बर्फीली वादियों को देखने के लिए एक्साइटेड थे। जोजिला पास की तरफ जाने वाला ये रास्ता बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, पर बर्फ से ढके पहाड़ों ने और बहती ठंडी हवाओं ने हमारा सफ़र सुहाना कर दिया। 11,649 फीट वाली जोजिला पास पर पहुंचने के बाद स्नोफॉल ने हमारा शानदार स्वागत किया। So guys, we are at Zojila Pass and it's snowing. थोड़ा थोड़ा स्नो हो रहा है। दिस इज जोजिला पास। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमको कारगिल जाने देने वाले हैं या नहीं। आगे जाने की परमिशन मिलते ही मौसम ने भी अपना रुख बदल दिया। हल्की सी बारिश, बहती हुई ठंड हवा और बर्फ से नहाते हुए पहाड़, ये सफ़र कुछ अलग ही लग रहा था। जोजिला पास की खूबसूरती आंखों में समाते हुए हम आगे निकले और मुगलपुरा नाम के एक छोटे से गांव में पहुंच गए। यहाँ हम खाना खाने के लिए रुके थे। सो गाइज, वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड द लेह रीजन और हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है कुछ मैगी और चाय के लिए। आप देख सकते हैं, ये है बर्फ से ढके पर्वत। इस साइड हमको जाना है, इस साइड हमको जाना है कारगिल। और ये है हमारी टीम। 4 मॅगी 4 ऑमलेट झाले पुढं मैं भी ऑमलेट। मी तो घेणार ना 6 तू मॅगी फक्त मॅगी 7 मॅगी 6 ऑमलेट। ये हम सब दोस्तों की मैगी बन रही है और ये हमारे मोहम्मद सलीम भाई जिन्होंने हमें गर्मा गर्म मैगी दी है। आयुर्वेदिक लोग मैगी खाते हैं, डेयर डेविल्स ऑमलेट खाते हैं, ऑमलेट। भूखे पेट को शांत करके हमारा काफिला कारगिल की तरफ निकल पड़ा। इस सफर में बारिश थोड़ी तेज होने लगी थी। कारगिल शहर से पहले ही हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल पर, जो हमें 1999 के युद्ध की कहानी बयां करता है। हमारे वीर जवानों की सुनी अनसुनी अनगिनत साहसी कहानियां सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ गए। पहले धूप, फिर स्नोफॉल और बारिश, इन तीनों सीजन्स का सामना करते हुए हम शाम को कारगिल पहुंच गए।
सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हम यहाँ से नाश्ता करके लेह की तरफ जाने वाले हैं। लेह जाते वक्त रास्ते में जो कुछ भी साइट सीइंग्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। आज का दिन बहुत ख़ास रहेगा। मौसम सुहाना है, धूप निकल चुकी है और दोस्तों के साथ ये सफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लेह जाते वक्त हम 3-4 ऐसी जगह है जो कि वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पे जाकर विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो दोस्तों, आज सुबह हम निकले थे कारगिल से। बहुत ही सीनिक रूट है। इस रूट को कैप्चर करते करते हम आए हैं ऑन द वे एक छोटी सी मोनास्ट्री है, मुलबेक मोनास्ट्री। तो वहाँ पर हम दर्शन के लिए आए हमारे दोस्तों के साथ। मुलबेक मोनास्ट्री ऐतिहासिक धरोहर है जो कि कारगिल लेह हाईवे पर स्थित है। इस मोनास्ट्री की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी और ये सिल्क रूट जो कि एक व्यापारी मार्ग था उसका अहम हिस्सा थी, जो लद्दाख क्षेत्र को कश्मीर से जोड़ती थी। इस मोनास्ट्री में पत्थर को तराशकर 9 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति को बनाया गया है। ये मोनास्ट्री इस इलाके की संस्कृति का अनोखा संगम है जो कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को आज की पीढ़ी से रूबरू कराती है। यहाँ अजीब सी शांति है। कारगिल से लेह की तरफ चलते ही दिल को यकीन हो गया था कि ये रास्ता मन की शांति की ओर जा रहा है। रास्ते में हिमालय के अलग अलग रूप देखकर मन अचंभित हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता बर्फ, मिट्टी और नीले आसमान का लाजवाब संगम है। इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए लामा युरू गांव में। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लेह की तरफ जाते हुए यहाँ पे एक लामा यारू नाम का एक विलेज लगा है। ये लामा यारू की जो मोनास्ट्री है वो बहुत फेमस है। और ये जो लामा यारू विलेज है ये इन पहाड़ों से घिरा हुआ है और बेस पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे छोटा सा गांव है, उनकी खेती है और बहती नदी है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये जो है नीचे है, ये लामा युरू विलेज है और ये जो हाईवे है ये हाईवे श्रीनगर से लेह तक जाता है। इस मोनास्ट्री के गर्भगृह में वीडियो शूटिंग करना मना है। लामा युरू मोनास्ट्री स्थापत्य कला का
एक अद्भुत नमूना है। तो दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट होते गया है। ये जो है ये है ओल्ड मोनेस्ट्री, ये बनी है 10वीं सेंचुरी में। तो इस रीजन में जो कोई भी चरवाहे थे, जो बकरियां भेड़ चराते थे, वो लोग इस मोनेस्ट्री के इर्द गिर्द आके बसे थे। आप देख सकते हैं ओल्ड विलेज के रूइंस अभी भी है। पहले यहाँ पे लोग रहते थे 10वीं सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में, 12वीं सेंचुरी में। तो ये रिमेन्स उस विलेजेस के हैं। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग यहाँ से शिफ्ट होके उस घर में चले गए। इस मोनास्ट्री के अलावा लामायुरु और एक जगह के लिए फेमस है, और वो है यहाँ की मूनलैंड। यहाँ पर बहुत सारे लामाओं ने तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया है। यह जगह चांद तो नहीं है, पर चांद से भी कम नहीं है। इस खूबसूरत से चांद के टुकड़े को पीछे छोड़कर हम धरती के स्वर्ग लेह की तरफ आगे बढ़े। झंस्कार और इंडस नदियों का संगम देखते हुए पत्थर साहिब गुरुद्वारा पे नतमस्तक होते हुए हमने शाम को लेह की वादियों में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये लेह लद्दाख टूर का हमारा 8वां दिन है। आज हमने प्लान किया है कि आज हम सुबह निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए। हुंडर खारदुंगला क्रॉस करते हुए हुंडर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर नुब्रा वैली के बाद तुर्तुक, जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लास्ट गांव है थांग, वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ से आपको सारे नज़ारे दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और बने रहिए, आपका आशीर्वाद और प्यार जताते रहिए। थैंक यू। हाय गाइज, सो हम निकल रहे हैं हुंडर के लिए वाया खारदुंगला पास। अब आप देख सकते हैं सभी पैकिंग करने में बिजी है। अभी ब्रेकफास्ट हुआ है और विक्रम और शेखर अभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप, पैकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ सामान छूट ना जाए, कोई भी सामान पीछे नहीं छूटना चाहिए। और आपको बता दें, ये हमारी रूम्स, ये बहुत ही बेहतरीन रूम्स है। यहाँ का 2 दिन का स्टे हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हाइजीनिक
वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है ये बंगलो। ये कॉमन एरिया है। इस कॉमन एरिया से आपको गैलरी दिखती है। ये गैलरी जहाँ पर आप जा सकते हो, ये गैलरी, और गैलरी से ये व्यू है। आप देख सकते हैं स्नो कोटेड माउंटेन्स व्यू। ये पार्किंग एरिया जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पार्क है। और 3 रूम्स हमने इस बंगलो में ली थी, जो कि बहुत ही अच्छा बंगलो है। हाय। और ये हमारी तीसरी रूम, जहाँ पर मैं, महेश और शिखर सोए थे। और यहाँ से देख सकते हैं रूम व्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी रूम्स। और हम जानते हैं कि 2 दिन लेह में स्टे कैसा रहा आपका? एक दिन तो मेरा पूरा बेड पे सो के ही गया कंप्लीटली, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस हो गया था। अबर जबर कुछ भी खाओ, ये सजेशन है मेरा। तो महेश भाई को कल हमको अस्पताल लेके जाना पड़ा, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि सीवियर एसिडिटी और मोशन सिकनेस की वजह से उनको उल्टियाँ हुई और बॉडी वीकनेस हुआ। उनको कम्प्लीटली रेस्ट करने को बोला था, और उन्होंने, डॉक्टर ने ही गो हेड दिया है कि आज आप सफ़र कर सकते हो, लेकिन कुछ भी ना खाए। इसके बावजूद भी 2 प्लेट चूड़ा हमारे भाई साहब ने खाया। कोई ये झूठ बोल रहा है। और शेखर भाई, इनका भी सर थोड़ा हेवी हो गया था कल। हालांकि मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मुझे भी सीवियर एसिडिटी स्ट्रोक था। ये बंदा है जो सब कुछ पचा रहा है, खाते ही रहता है, कुछ नहीं हो रहा है। विक्रम भी थोड़ा प्रिकॉशंस लेके काम कर रहा है। नितिन हमारे भाई साहब, ये भी घर से लाई हुई चीज़, बाहर मिलने वाली चीज़, कोई भी चीज़ पचा ले रहे हैं। ये अभी तक इंटैक्ट है। और ये हमारे एनेक्स भाई, इनको भी थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन इन्होंने मैनेज कर लिया। सो गाइज, आज हम चकझोट को छोड़ रहे हैं। आज हम चकझोट रेसिडेंसी छोड़ के, मतलब आज लेह छोड़ के हम जा रहे हैं हुंडर की ओर, नुब्रा वैली की ओर, खारदुंगला पास क्रॉस करके। बोलो गणपति बप्पा मोरया। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला रोड पे, और हम 14,500 फीट की एक व्यू पॉइंट पे आके रुके हैं। थोड़ा एक्लिमेटाइज हो रहे हैं। आप देख सक रहे हैं मेरी भी सांस फूल रही है। और ये छोटा सा चाय पॉइंट है यहाँ पे, और चाय पॉइंट पे हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि कहवा का मज़ा लिया जाए। और ये है खूबसूरत हिमालय। और ये जो आप देख रहे हैं, ये था लेह। लेह से हम 3,000 फीट की ऊंचाई कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, एक्लिमेटाइज होकर आइए। रोड कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है, और आपको ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा। We have reached to the Khardungla Pass, 18,300 feet, 18,380 feet. देख सकते हैं आप खारदुंगला। This is the Khardungla Pass. मस्त स्नो पडला एकदम फ्रेश. Fresh snow here. You can see snow. This is the Khardungla Pass. Guys, the NK hiking soul. The NK hiking souls, they made it here at the Khardungla.
सो दोस्तों, ये जो फर्स्ट एड बॉक्स मेरी बेटी ने डिज़ाइन करके दिया था, उसकी ज़रूरत कल हमें पड़ी थी महेश के लिए, क्योंकि महेश को बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, एसिडिटी इरप्ट हो गई थी। तो अब हम खारदुंगला क्रॉस करके आए हैं। रोड ज़रा जिगजैग है, बहुत ही जिगजैग वाला रोड है, -5 टेम्परेचर है और इसकी ज़रूरत अब पड़ने वाली है एनेक्स को, क्योंकि एनेक्स को मोशन सिकनेस हो रहा है। और हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा एनेक्स भाई जिसको मोशन सिकनेस की वजह से उल्टियाँ हो रही है। ये थे कल के जवान, ये है आज के जवान। फर्स्ट एड बॉक्स आया हमारे काम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये लोग हैं, ये कभी फ़ोन नहीं उठाते आदमी गाड़ी में, इसको फ़ोन कर करके परेशान हो गए। और अभी हम खाने वाले हैं थोड़ा सा कुछ ब्रेड ऑमलेट या मैगी। आप देख सकते हैं ये छोटा सा कैंटीन है यहाँ पे, और इस कैंटीन में हम आए हैं ब्रेड ऑमलेट और मैगी खाने। हालांकि उसमें हम यहाँ की मिर्ची नहीं डलवा रहे हैं, क्योंकि हिमालय में जो भी मिर्च पैदा होती है या मिर्च उगाई जाती है वो बहुत ही तीखी होती है। अगर आप एक मिर्च 7 लोगों के खाने में भी डाल दो तो खाना बहुत तीखा हो जाता है। तो आज थोड़ा ब्रेक लेके हम खाना खाएंगे हल्का सा, और आगे 70 किलोमीटर हुंडर की ओर प्रस्थान करेंगे। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड। खाना खाने के बाद हम हुंडर की तरफ चल पड़े, जो कि हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है और अपने शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के लिए मशहूर है। 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित हुंडर सैंड ड्यून्स डबल हम्प कैमल्स के लिए भी फेमस है, जो कभी पुराने सिल्क रूट के इतिहास का हिस्सा थे। हमने दुबई तो नहीं पर हुंडर में सैंड ड्यून्स में ड्राइविंग का मजा उठाया, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हुंडर की इस वीरानी जगह पे। एक तरफ हिमालय की चोटियों पे बर्फ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बैरन लैंड, सैंड और सैंड, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं जैसे हम रेगिस्तान में आ गए हैं। हिमालय के 2 रूप आज हमने देखे। 18,000 फुट की ऊंचाई पर हमने देखा स्नो, और जब हम 10,000 की फीट पर आ गए हुंडर की तरफ, हुंडर सिटी की तरफ, तो अभी आप देखिए ये नज़ारे, ये है सैंड। हिमालय की गोद से सीधा रेगिस्तान की जमीन पर हम आ गए हैं हुंडर में। यहीं पर नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और बड़ी डिस्किट मोनास्ट्री को भी हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पर मैत्रेय बुद्धा की एक बड़ी मूर्ति है, जिसका उद्घाटन 2010 में दलाई लामा ने किया था। So guys, this is Nubra Valley and this is Diskit Monastery. You can see the old monastery here. ये 1433 में, मतलब 1433, 14वीं सेंचुरी में ये स्थापित की गई थी। और ये है ब्यूटीफुल नज़ारा नुब्रा वैली का। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नो से ढके हिमालय, हरियाली नीचे, और ये डस्टी सैंड, और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये गौतम बुद्धा जी का स्टैचू। वैसे आज हम हुंडर में ही रुकने वाले थे, पर घड़ी में सिर्फ 3 बज रहे थे, तो हम सब ने आगे बढ़कर तुर्तुक जाने का फैसला किया। और ये फैसला
हमारे जिंदगी का सबसे खूबसूरत और शानदार फैसला साबित हुआ। हम जैसे ही हुंडर से आगे बढ़े तो सैंडस्टॉर्म की वजह से थोड़ी परेशानी हुई और एक बार लगा कि हुंडर वापस जाए क्या, पर जैसे ही स्टॉर्म खत्म हुआ हम अलग ही दुनिया में चले गए। हुंडर से तुर्तुक गांव तक का सफर श्योक नदी के किनारे से होता है, जो आगे जाकर पाकिस्तान में एंटर करती है। इस रास्ते की खूबसूरती हम आज भी भुला नहीं पाए हैं। हुंडर से निकलकर हम प्रतापपुर, थोइस और बोगडांग गांवों से होकर शाम को तुर्तुक पहुंच गए। तुर्तुक बाल्टिस्तान संस्कृति का अंश अपने साथ लिए चलता हुआ एक नायाब गांव, जो खूबसूरत शब्द को भी पीछे छोड़ दे। यहाँ की सादगी, लोगों का प्यार और 700 सालों का इतिहास सब कुछ अद्भुत है। अगली सुबह हम सभी दोस्त हमारे होस्ट गुलाम भाई के साथ पुराने तुर्तुक को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। गुलाम भाई ने तुर्तुक के इतिहास से हमें अवगत कराया। हर घर के सामने से ऐसे पानी मिलेगा। ये आलू का खेती है ये वाला, और ये मटर लगा हुआ है, और ये एक लोकल मटर है। इसको बाल्टी लैंग्वेज में इसको नाखशन बोलते हैं। इतना बड़ा तो, और उसका मटर का दाना बड़ा बड़ा होता है और ब्लैक एंड वाइट कलर का होते हैं। तो पुराने ज़माने में जिस किसी की आंखें कमज़ोर होता था, लोग इसको ड्राई करके उसको उबाल के उसका पानी पिलाया जाता था। तो आज भी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो खासकर लोकल बाल्टी डिशेस में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नाखशन आपको हर घर यानी सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ पे वी बाई ओनली राइस, बाकी एवरीथिंग वी ग्रो हियर। तो सब कुछ अपना मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। राइस हम बाहर से, यहाँ पे मानसून नहीं है तो हम एग्रीकल्चर के लिए इसी पानी को यूज़ करते हैं। ये तो एक कैनाल हमारे पूर्वजों ने उस जब से तुर्तुक बना था वो बनाए गए हैं। तो बाद में हमने मनरेगा में इसको हमने सीमेंटेड किया हुआ है। तो यहाँ पे मानसून नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो एकदम जब एक किला, अभी तो कुछ और नहीं, तो हम पीने का पानी है एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर। तो हर किसी के घरों में, जैसे होटल में जो वेस्ट जो है सेप्टिक टैंक बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो ये जो सामने वाला पेड़ जो है ये तूती का पेड़ है, ये बड़ा वाला। जैसे अपने महाबलेश्वर में छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, बट यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा तूती का पेड़ होते हैं। सो वी हैव ए ब्लैक मालबरी, हाँ शेतूर बोलते हैं ना, शेतूर। तो ब्लैक वाला भी होते हैं और वाइट वाला भी होते हैं। ये जो बाजू का है वो तो एप्रिकॉट का लग रहा है। वो सब एप्रिकॉट, ये बाजू ये एप्रिकॉट का, दिस वन एप्रिकॉट। ये तो लगा ये तूती का, बड़ा वाला तूती का, ये एप्रिकॉट। क्योंकि इसमें अभी ये फ्रूट आया हुआ है ना, देखो छोटे छोटे आया हुआ है ना, देखो अब ये फिर बड़ा हो जाएगा, फिर ये जब नीचे गिर जाएंगे। तो डोंकी हमारा टैक्सी इधर खड़ा है। तो यहाँ पे एक लॉक है, मैं उसको दिखाता हूँ।
इधर ये एक ट्रेडिशनल बाल्टी लॉक है। अब जैसे मान लीजिए अब ये बंद हो गया ना, एक बार आप इसको खींच लीजिए ना, जैसे हाँ बंद हो गया ना, ये बंद हो। अब इसको मैं खोलूँगा, इसका चाबी भी है ना, ये खुल गया, देखो ये खुल गया। अच्छा, तो ये इसका चाबी है ये। और पुराने अभी तो लोहा आया तो लोग लोहे का बनाते हैं, ये तो पुराने ज़माने में ये आईवेक्स का हॉर्न का जो सिंक का याक के सिंक बनता था। और ये बहुत ही सेफ्टी लॉक है। तो ये एक तो बिल्डिंग को बनाते समय इसका पूरा वेट भी इस पर आया हुआ है। और उस ज़माने के लोगों का आइडिया था क्योंकि ये बिना आवाज़ के ये खुलेगी नहीं। जैसे ये बंद हो गया ना, ये बंद हो गया तो ये बिना आवाज़ के ये खुलेगी नहीं। तो अगर कोई चोर आएंगे ना तो इसको आवाज़ से ओनर जाग जाते। तो बिल्कुल एक अलग से ये आपको गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन में मिलेंगे। ओके जी। अभी मैं यहाँ पर बंकर दूँ, ये सब पुराना घर है पूरा। तो ये एक बंकर है। जब 99 में जब यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ तो उस वक़्त भारत सरकार ने हर फैमिली के लिए 40,000 रुपये दिया था बंकर बनाने के लिए। तो इसलिए आज भी जो घर नया बनते हैं उनके लिए हमें बंकर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर पे रहने वाले कभी भी शेलिंग आ सकते हैं, इसीलिए। तो ये 99 में अपना फैमिली के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो इसका घर का है ये। तो अभी हम यहाँ से पूरा हम आपको 150 वर्ष पुराना एक टनल से लेके जा रहा हूँ, जिसको बाल्टी में त्रंगयोग बोलते हैं। इस सबवे टनल है। इस मोर देन 150 years old त्रंगयोग अंडर वे एले है। तो यहाँ से उस ज़माने के लोग, एक तो शॉर्टकट भी था, जैसे अभी हम उधर से जाते तो ये लंबा पड़ते हैं, और दूसरा ऊपर इनको स्पेस मिल जाता था। तो प्लीज माइंड योर हेड, बिल्कुल झुक के आना। तो बहुत वो है। बिल्कुल झुक के आना। यहाँ पे 350 वर्ष पुराना एक घर है। पूरा ये देख लीजिए। जहाँ पे हम खड़े हैं ये घर तकरीबन 350 साल पुराना घर है। तो इसका अभी 6th जनरेशन इसमें रहते हैं, इसका आगे उन्होंने नया बनाया। तो ये उस ज़माने का बना हुआ है। तो ये प्लास्टर जो है इसमें मड, काऊ डंग, मुल्तानी मिट्टी, भूसा और एप्रिकॉट का पल्प डाल के इसका प्लास्टर किया जाता था। और ये जो स्पेशल लकड़ी होते हैं ये पहाड़ों से लाते थे, जिसको सेट बोलते हैं। तो ये पार्टीशन के लिए, और ये इससे स्पेस कम लेता था। तो ये मड हाउस में विंटर में ये गर्म रहता था, समर में ये ठंडा रहता था। ये वाला लकड़ी जो है ये जूनिपर का लकड़ी है, क्योंकि जूनिपर का लकड़ी जितने भी जो बाहर के जहाँ पे धूप लगने वाला, बारिश वाला, हमेशा जूनिपर यूज़ होता था। तो जूनिपर का लकड़ी पानी में आप 200 साल भी भिगो कर रखो तो वो ख़राब नहीं होती। तो एक स्पेशल वो है। तो प्लीज़ आइए। तो ये बाल्टी का एक सिस्टम है। वेलकम के लिए आप लोगों को एप्रिकॉट से स्वागत किया जा रहे हैं। दिस इज़ ड्राई एप्रिकॉट, जिसको बाल्टी लंगोश में इसको छपो बोलते हैं, ड्राई किया हुआ है। और ये इसका अंदर जब अगर सीड्स होते हैं, पूरा अखा जो होते हैं, तो उसको फड़िंग कहा जाता है। तो अभी जहाँ पे हम आए हैं ये एक बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूज़ियम है, जिसका निर्माण 1880 में हुआ था, यानी 140 years ओल्ड एक म्यूज़ियम है। तो जिसमें आपको बाल्टी आर्किटेक्चर पता चलेगा। प्लीज माइंड योर हेड। तो इस जो हेरिटेज हाउस का अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं।
तो इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। तो उस ज़माने के लोगों में ज़्यादातर विंटर का भी 6-7 महीने का विंटर चलता था, तो वो बेसमेंट में रहता था जिसको कच्चा बोलते हैं। इसके बाद स्प्रिंग और ऑटम का 2 महीना ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं जिसको बल्टी बोलते हैं। और ख़ासकर समर बहुत ही शॉर्टली टाइम का होता था, तो वो सेकेंड फ्लोर पे एक बम्बू का जो विलो के स्टिक से बना हुआ है उसको छेले बोलते हैं। तो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये इसको अस्तबल बोलते हैं, जहाँ पे घोड़े को रखा जाता था। तो घोड़ा उस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक तो ट्रेवल करते थे, फिर हल जोतता था, इसके बाद पोलो खेलते थे, तो ये इसका खाना वगैरह इसमें रखते थे। इसको ब्रेस बोलते हैं, जहाँ पे उसको खाने भूसा भूसा डालने के लिए। तो हमेशा घोड़ा इस पे रखते थे ताकि आते जाते भी उसको कुछ ना कुछ खिला सके। तो प्लीज़ आप अपना सर झुक के है ना इस तरह। तो अभी हम विंटर के किचन में हैं। तो विंटर का किचन हमेशा मिडिल ऑफ द हाउस पे होते थे, और यहाँ से आपको आगे तक केटल का शेड मिलेंगे और इधर से भी केटल्स का, और जितना भी जो एनिमल जो वो साइडों पे रखता था। तो यहाँ पे वुडन फायर यूज़ होता था जिसके हीट से इंसान और जानवर दोनों को हीट मिलता था। तो अब जो ये सब दे रहे हैं ये पूरा पत्थर का है, यानी एक ग्रेनाइट पत्थर का है जिसको बलसा बोलते हैं। तो पीओके में एक गाँव है थोमुस, वहाँ से इसको बना के लोग यहाँ पे खरीदने बेचने लाते थे। ये भी लकड़ी का ही है, तो इसमें खाना खाया जाता था। जो आपको ये देख रहे हैं, ये दिया जलाते थे, ये भी पत्थर का ही है। तो इसमें एप्रिकॉट ऑयल और रुई डाल के इसका दिया जलाते थे। इसको ह्यांग बोलते हैं, रोटी वगैरह भी इसी पे बनता था। तो इसको फ्रेश चाहिए। जब यहाँ से इधर से आपको छोटा होल है, यहाँ से धुआं, ये चिमनी था। तो लकड़ी जब गीला लकड़ी को ला के यहाँ पे रखते थे तो धुआं से वो लकड़ी सूख जाता था। तो इसके बाद यहाँ पे जब धीरे धीरे ब्रास आने लगा, फिर कॉपर आने लगा, तो इन बर्तनों को इन्होंने यूज़ किया। तो ये जो एक प्राइवेसी के लिए था, ताकि कोई किचन के अंदर डायरेक्ट ना आए। और आपको ये जो पीछे वाले जो आपको चंबर देखते हैं, इसको न्यालसा बोलते हैं। इसमें घर का पेरेंट्स या दादा दादी ओल्ड एज का होगा तो ये इसमें सुलाते थे और ये आराम से बैठ जाता था। तो इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ, एक मिनट इधर से ये चंबर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक वुडन चंबर मिलेगा। ये एक वुडन चंबर है जिसको बंगमा बोलते हैं, जिसमें अनाज स्टोर करके रखता था। तो अभी भी आपको इसमें बारले का ये मिलेगा, देखो। तो बारले जिसका सत्तू बनते हैं, तो इसको बंगमा में इसमें रखते थे। और अपना ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से वो हम ब्रे बोलते हैं, शायद मराठी में उसको पायली बोलते हैं ना, पायली। तो उसमें भर के फिर वाटर मिल पे जाके वहाँ से ग्राइंड करके लाते थे। तो यहाँ पे ये वाला पत्थर, इसमें लस्सी निकालते थे। बाद में जब यहाँ पे ब्रास आया, कॉपर आया, तो इनको यूज़ किया। तो ये घर का खाना बनाने वाली जो लेडी जो है हमेशा इस साइड पे होता था। ये बाल्टी आर्किटेक्चर का एक घर है, और उसके साइड में ये पेंट्री था। तो आप जाके यहाँ पे वुडन बॉक्सेस आप तो अंदर देख लीजिएगा, जिनमें सत्तू वगैरह रखते थे, जिसमें आटा रख के फिर लोग यहाँ से फिर रोटी वगैरह बनाते थे। ये हवा की या शिप से की फर्क के साथ, तो इसको जब ऐसे करते थे ना, इसको जब हवा ऐसे मारता था इस तरह ऐसे करता था ना, फिर ये हवा आ जाते थे। तो आपको यहाँ पे स्वस्तिक मिलेगा, देखो मेन ये ना, इसको वुस बोलते हैं। और आपको नीचे चक्रा मिलेगा, तो इनका सिंबल से। तो बाकी इधर से आप जो दरवाज़ा दे रहे हैं, ये केटल्स का रूम है जहाँ पर भेड़ बकरी को रखा जाता था। एक केटल इस साइड से होता था। और यहाँ पे जो आपको रखा हुआ है ये पूरा हॉर्स पोलो स्टिक है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा हॉर्स पोलो का है ये। तो यहाँ से इस तरह पोलो खेलते थे। यहाँ पे जो रखा है ये सेडल है, तो ये पूरा घोड़े पे यूज़ होता था, और जिसको मंथुन बोलते हैं। उस जमाने में भी पोलो खेलते थे? बिल्कुल, पोलो तो बहुत ये एक्चुअली पोलो स्टार्ट फ्रॉम ईरान। ईरान से पोलो स्टार्ट हुआ था, और ईरान में उसको पोलो नहीं बोलते थे, उसको चोगा बोलते थे पर्शियन लैंग्वेज में। इसके बाद ये ईरान से जब ये अफगानिस्तान में आया, तो अफगानियों ने उस मरे हुए बेड़ू को उठाते हैं ना, कंपटीशन होता है जो अफगानिस्तान में बुतकशी बोलते हैं, जो खुदा गवाह फिल्म में। इसके बाद उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। इसके बाद ये गिलगित बाल्टिस्तान में आया, तो हमारे बल्ती लोगों ने चोगा को छोड़ के पोलो नाम रखा, जो आज पूरा वर्ल्ड में पोलो बल्ती वाडी है। तो ये पूरा केटल्स का रूम है, टकरा। तो इसके इधर 2-3 को बांध के ही रखता था। तो ये हल जोतने का था ये।
तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये छोटा छोटा ये वेंटिलेटर इस तरह खोल के रखा जाता था। ये पूरा लकड़ी का ही है इस तरह। तो ये वुडन फ्लोरिंग है और ये फिर वही पेंट्री है, क्योंकि नीचे जाने आने में लोगों को तकलीफ ना हो तो अपना अपना विंटर का स्टॉक नीचे रखते थे स्प्रिंग और ऑटम के यहाँ पे। तो घर का खाना बनाने वाले का अगर छोटा बेबी होगा तो उसको इस छोटे से चंबर में छोड़ के रखता था, जिसको न्यलसा बोलते हैं। तो वो मम्मी को देखते रहती थी और बाहर तो आ नहीं पाते थे और आग वगैरह से ये सेफ रहता था। तो ये जो आपको देख रहे हैं ये स्पेशली नमकीन चाय के लिए में आज के ज़माने का मिक्सर है। तो इसमें जब नमकीन चाय बटर टी बनते हैं, इसमें मक्खन, दूध, पानी सब डालने के दूध, नमक डालने पर इसको ऐसे हिलाते थे ताकि ये मिक्स हो जाता था। तो बाद में जब यहाँ पे ब्रास का आने लगा, कॉपर का आने लगा, तब यूज़ हुआ। ये समावार है जो कश्मीर, ईरान और बल्तिस्तान में यूज़ होते हैं, ख़ासकर कहवा के लिए। तो इसमें पानी और कहवा डाला, इसमें चारकोल डालते थे और इसको जब बंद करने के बाद यहाँ से हवा जाता था और ये बनता भी इसी में था और यहाँ से सर्व भी यहाँ से होता था। तो ये 2 in 1 है। पूछना था इसका हाइट इतना कम क्यों रखा था? एक तो और जैसे मैंने कल आपको बोला कि आवर रेस इज मिक्सचर ऑफ आर्यन एंड मंगोलियन, और दूसरी बात काफ़ी विंटर बहुत ही ठंडा होता था, तब ठंड से बचने के लिए बिल्कुल इस तरह छोटे होते थे। एक तो लोगों का हाइट भी इतना बड़ा नहीं होता था। तो जैसे कहीं दूसरा जब भी आते हैं तो हवा ज़्यादा अंदर ना है, इसीलिए हाइट हो। ये सब विलो का है, ये पॉपुलर का है, ये बीच वाला विलो का है। तो जैसे अगर हम इवन में राजस्थान में हम जाते हैं तो वो फोर्ट का दरवाज़ा बिल्कुल छोटा होगा, तो उसका अलग अपना कॉन्सेप्ट होगा। जब यहाँ से छोटा होने का एक और था कि रेस्पेक्ट के साथ लोग आए, झुक के आए जाए। ओके, तो अब ये इसको बोलते हैं नित तांसा यानी स्लीपिंग रूम। उस जमाने में लोगों का अपना अलग अलग बेडरूम होते नहीं थे, अक्सर इकट्ठे होते थे। तो ये लखपा है, लखपा बोलते हैं, ये 19th सेंचुरी का है। ये शिप स्किन विथ फर के साथ है, तो खासकर ये विंटर में यूज़ होता था एकदम ढक के। और ये भी वुल का है, ये समर में यूज़ होता था। ये पाशमीना का है, ये जो पाशमीना जो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ के शॉल मेकर बनाते हैं, पूरा हैंडलूम का ही है। और ये नया डिज़ाइन में बनाए गए जिसको हम शोक्का बोलते हैं, ये भी 19th सेंचुरी का ही है। ये जो शूज़ वगैरह है ना, ये बहुत पुराना शूज़ है। इसका सोल याक स्किन का है और ये जो है ना ये आइबेक्स स्किन का है। ये तो बाद में आया, ये जो आइस पे चलने के लिए क्रैम्पोन। यू फीलिंग कोल्ड हियर? यस। आप थोड़ा अंदर आओगे, आपको एकदम ठंडा लगेगा। ओह यस। अब देखिए संजू भाई छोड़ी ना, आप इधर हाथ रखो, इधर रखो। ओके, तो अभी हम अंदर जाएंगे। एक मिनट। स्माइल योर हेड, एकदम ठंडा लगेगा। यस। ओके, तो अभी हम नेचुरल कोल्ड स्टोरेज में हैं। तो बल्ती लैंग्वेज में इसको नंगचुम बोलते हैं, नंगचुम। तो ये तकरीबन 600 साल पुराना है। तो लोगों ने जब यहाँ पे ठंडा फीलिंग किया तब उन्होंने अपना हिसाब से छोटे छोटे फ्रिज जैसा बनाया। तो आज भी आउटसाइड में जितना टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं। जैसे खासकर जुलाई अगस्त में फिर बाहर +30 होगा, 32 35 तक जाते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 3-4 डिग्री होते हैं। तो टोटल तुम्हें सिर्फ यही जगह है जहाँ पे हमें कोल्ड स्टोरेज का फीलिंग आते हैं। तो टोटल 10 फैमिली का है, 10 फैमिली का है। तो लोगों ने शेयर करके इसमें रखा हुआ है। तो जैसे इनमें आपको 30 साल 40 साल पुराना मक्खन को याक स्किन में डाल के रखा हुआ है, जो आप देखते हैं। ये सब पूरा याक स्किन में ये है। अभी भी इसमें मक्खन है। इसमें 30 साल एकदम इसका बाज आएगा अभी। तो याक स्किन में, क्योंकि यहाँ के लोगों को मक्खन खाना बहुत वो है, एक तो शौक है और ख़ासकर स्पेशली नमकीन चाय के लिए मक्खन चाहिए। तो बाल्टी में एक कहावत है, कहते हैं कि माही से हीना चुत, यानी पुराना मक्खन खाने से हार्ट पेशेंट भी ठीक होते हैं बोलते हैं। तो उस ज़माने में लोग जब पहाड़ों पे जाते थे तो कोई गिर जाता था तो वे सर वारा पे चोट आता था, तो उसको ये पुराना मक्खन डालते थे उसमें, तो उसका घाव जो है ना जल्दी भर जाता था और ये एक मेडिसिन भी होता था। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो विंटर में अभी जितने जो वेजिटेबल है उसको हम ड्राई करते हैं, जो काटने वाले जैसे कैबेज है, टमाटर है, चिली है। अब कुछ चीज़ें हैं, आलू गाजर को इसमें डाल के रखते हैं
तो यानी हर घर में आपको बेसमेंट में ऐसा थोड़ा सा मिलेगा, 3 बाई 3 का, हाइट भी 3 फीट का होगा। तो ये 6 महीने के लिए फ्रेश रहेगा। तो वहाँ से फिर हमको मार्च तक, अप्रैल से फिर हमें नया आ जाते हैं। तो ये जितना भी जो आपको ये वुलन कपड़े हैं, ये सब ये याक का स्किन का बनते हैं, ये याक का बाल का, कितना मोटा, ये इसको छरा बोलते हैं। तो उस ज़माने में लोग बिछाते भी थे, और कभी जब ये लोग छत पे सोता था, कभी बारिश होता था, इसको उड़ते थे। ये वाटर प्रूफ है ये, तो इसमें पानी खींचते नहीं। तो जितना भी जो वुलन जो है यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इसको बाहर समर में रखने से इस पर दिमक पड़ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी तक इसका कोई मालूम नहीं, क्योंकि ये ठंडा कैसे होता है। आप बाहर देखो, पानी है क्या आजू-बाजू में? कुछ नहीं, पानी से भी कोई यहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं। और पूरे तुर्तुक में अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये पहाड़ी की, बट जितना पहाड़ के सामने जाओ तो होना चाहिए ना, बट सिर्फ यही जगह है। तो यहाँ पे आपको जैसे मक्खन से स्मेल होता है ना, खतरनाक भारी होता है इसमें झुक्के का ठंडा रहे। और ऊपर कुछ नहीं है, आगे बागे दाएं बाएं कुछ नहीं है। आप इधर और इसमें देखो, बहुत फर्क है। ये 12 केजी के। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हर किसी को मक्खन को इस तरह 2 केजी 10 केजी बना के रखना पड़ता है। जब कोई यहाँ से डेथ होते हैं तब भी मक्खन यूज़ होते हैं, ज़्यादातर बकरीद का एक जान के साथ। जब कोई यहाँ से सऊदी अरबिया में हज के लिए जाते हैं तब भी मक्खन यूज़ होते हैं। तो पुराने ज़माने में 30 साल पहले तुर्तुक में शादी में नॉनवेज नहीं बनता था, बट मक्खन का जान और जान नम्मार बनता था। तुर्तुक केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जीता जागता इतिहास है जो अपने आप में कई कहानियाँ, किस्से संजोगे हुए आने वाले समय को बता रहा है कि हम यहाँ थे और सदियों तक यही रहेंगे। तुर्तुक हम एक बार वापस जरूर आएंगे, ये वादा करके हमने गुलाम भाई को अलविदा कहा और हम थांग गांव की ओर चल दिए, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सबसे आखिरी गांव है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हम आए हैं इंडिया पाकिस्तान के सबसे लास्ट पॉइंट पे, थांग विलेज। यहाँ से एक बोर्ड हमको दिखाई दिया जिस पे लिखा था यू आर जस्ट 200 मीटर्स अवे फ्रॉम एनिमी सर्विलेंस। तो हम, एनिमी मतलब पाकिस्तान यार, सो हम देखने जा रहे हैं वो चीज़ जो हम देखने का सपना हमेशा देखते आए हैं। और आप उस तरफ देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो जो आपको रोड दिख रही है वहाँ पे रास्ते से ऐसा जाने वाला, वो रोड है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहाँ से पाकिस्तान सिर्फ कुछ चंद मीटर ही दूर है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहाड़ की रीच जो नीचे उतर रही है, वहीं पे कुछ पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स भी हैं। एंड दिस इज़ आवर लास्ट पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा भारत और ये हमारा तिरंगा यहाँ पे बहुत ही शान और शौकत से लहरा रहा है। ये जो बंकर है ये हमारा है। ये जो यहाँ पे छोटा सा पोल दिख रहा है ये वाला, ये इंडिया का है। उस साइड का पहाड़ पाकिस्तान का है। मतलब आप देख सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी के कुछ कैंप्स ऊपर है।
और जो ये रीज है, ये वाला सबसे लास्ट वाला, वो रीच पे इंडिया का वापस बाउंड्री शुरू होता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं लिटरली कुछ फीट दूर हूँ पाकिस्तानी बॉर्डर से, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से, और आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल नज़ारा। मुश्किल हालातों में भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों को हमारा सलाम। थांग से हम निकल पड़े पैंगोंग लेक की ओर। वैसे पैंगोंग जाने का सही रास्ता वापस लेह जाकर वहां से चांगला पास क्रॉस कर पैंगोंग की तरफ जाना है, पर हम कुछ अलग करना चाहते थे, तो हमने शोक नदी के किनारे से जाने का फैसला किया, जो कि एक मुश्किल रास्ता था, पर हमारे हौसलों ने हमारे डर पर जीत हासिल की और हम निकल पड़े अगले सुहाने सफर पर। ये रास्ता बहुत मुश्किल भरा था, पर अब वापस लौटने का इरादा भी नहीं था। 30-40 किलोमीटर का रास्ता नदी से गुजरते हुए जा रहा था, पर ना कोई गांव था, ना ही मोबाइल को सिग्नल। हमारे साथ थी शोक नदी, हिमालय और हमारी 2 जाबाज कार्स। रात के 9:30 बज गए थे। पैंगोंग अभी भी 40 किलोमीटर दूर था, तो हमने रास्ते में आने वाले दुर्बुक गांव में रुकने का फैसला किया। सो गुड मॉर्निंग गाइज। कल हम ऑन द वे 9:30 बजे 9 बजे ऑन द वे ऑन द गो एक होटल हमें मिल गया, जहाँ पे आर्मी के डॉक्टर्स की पार्टी चल रही थी। हम वहाँ पे रुक गए और उनको पूछा कि यहाँ पे हम रह सकते हैं क्या। तो उनके होटल के जो ओनर थे, द चांगला क्वीन, उन्होंने हमारी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की। हमें बहुत अच्छे रूम मिल गए। ये जो नदी बहते जा रही है, ग्लेशियर से पानी बहते आ रहा है, यस, ये रूम और उसके बगल वाले बिल्डिंग में एक रूम हमको रहने को मिल गई। मात्र 5,000 रुपये में तीनों रूम, और बहुत बेहतरीन खाना उन्होंने बनाया। तो दोस्तों, ये है चांगला क्वीन रिसॉर्ट, आप देख सकते हैं। ये नदी किनारे छोटा सा एक रिसॉर्ट, होम स्टे जैसा ही है। इट्स नॉट लाइक अ लाविश रिसॉर्ट, बट आप देख सकते हैं ये जो ज़मीन है उनके पुरखों ने उनको दी थी, उस ज़मीन पे उन्होंने आज एक छोटा सा स्वर्ग खड़ा किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कैफेटेरिया एरिया। नदी के किनारे आप बॉनफायर करके मस्त गर्मा गर्म चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनका इंटीरियर किचन, यहाँ पे वो सब खाना बनाते हैं हमारे लिए। और ये है उनका बेहतरीन सा डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम में आपको देख सकते हैं लद्दाखी कल्चर, उनके बर्तन बहुत ही अच्छे से संजो के रखे हैं, सजा के रखे हैं। आप देख सकते हैं ये प्लेट्स बहुत ही सुहाना तरीके से सजा के रखी है। और आप देख सकते हैं हमारे दोस्त एनेक्स सोमवार की सुबह काम को बैठ चुके हैं, अपने ऑफिस के काम को। और ये छोटा सा प्यारा सा वेल मेंटेन्ड डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम कल बैठ कर खाना खाए थे। और ये छोटी सी गुड़िया यहाँ पे, क्या नाम है बेटा आपका? तेंजिन आदेश। तेंजिन अभी अपना मिल्क ख़त्म करके स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दूँ यहाँ पे स्कूल्स समर्स में चलते हैं और विंटर्स में 3 महीना छुट्टी होता है, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ती है, टेम्परेचर माइनस से नीचे होता है, 0 डिग्री से नीचे होता है। तो ये होता है। आप देख सकते हैं हमारे छोटे
नौजवान स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी जी उनका टाई सेट कर रही है। आप कौन सी कक्षा में जाते हैं बेटा? 5th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, ओके। सो ये स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। देखो सर, ये सामने जो हमारा इस लोकेशन से पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये सारे चंगछनमो रेंज। तो यही चनाबोटा, इसके पीछे है LAC। तो इसका इधर वाला से जो आ रहा है ये काराकोरम रेंज, उधर से जो आ रहा है चंगछनमो रेंज, और इस तरफ जो है लद्दाख रेंज। तो ये उसके बीच में ये दुर्बुक वैली पड़ता है, और गलवान जो है, ये दोनों जो पहाड़ मिल रहे हैं इसके पीछे जस्ट गैप में गलवान है। और इसी के पीछे से सेम ऐसे नाला एक और पहाड़ का सिलसिला है। ये जो है सीधा चंगछनमो तिब्बत पठार में मिलता है। और दूसरा जो ये येलो वाला आ रहा है, उसी तरह से इसके पीछे और एक पहाड़ आ रहा है, वो काराकोरम रेंज जो तुर्किस्तान से आते हुए सिलसिला दोनों मिल जाता है। तो इसी के पीछे जो है हमारा 2020 में जो अपना गलवान कांड हुआ था, वो जो है इसके पीछे ही है सामने। तो यहाँ से अब गलवान इस साल सरकार, हमारा हिंदुस्तान की सरकार अलॉट दे रहा है टूरिस्ट के लिए, 7 जून दे रहा है शायद। तो 7 जून के बाद हमारा सारे लोग यहाँ से जाएंगे, तो इस इलाके को टेस्ट करते हुए यहीं रुकना पड़ेगा स्टे। तो गलवान आप नज़ारा देख सकता है, वहाँ पर सिल्क रोड, पुराना ज़माने का जो तुर्किस्तानी लोग कैसे रहते थे, आते थे जाते थे, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। और अच्छा बनाया हमारा आर्मी ने जो है, ये गलवान मेमोरियल जो है बहुत सुंदर बना रखा है। शायद वो सबको देखने के लिए मिलेगा जी। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। ऐसी रूम्स, ऐसी हॉस्पिटैलिटी, ऐसे होस्ट, ऐसा खाना अगर आपको मिल जाए तो हिमालय का स्टे आपके लिए बहुत सुहाना बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा साइनिंग ऑफ करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं नया मकाम जो है इस साइड, जो कि है पैंगोंग लेक। स्टे ट्यून। जैसे ही हम पैंगोंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वैसे दिल की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ऊंचे पहाड़ों से गुजरती ये सड़क, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली खामोशी एक अलग ही एहसास दे रही थी। और अचानक एक मोड़ के बाद सामने जो नज़ारा दिखाई दिया, उसे देखकर कुछ पल के लिए हम बस देखते ही रह गए। नीले आसमान के नीचे दूर तक फैला हुआ नीला पैंगोंग लेक। ये नज़ारा देखकर लगा कि मानो प्रकृति ने सारी खूबसूरती यही लाकर बसा दी हो। पैंगोंग लेक पर शिवाजी महाराज का पुतला देखकर हमारे आनंद की कोई परिसीमा नहीं रही। यह पुतला उनके शौर्य का प्रतीक है, जिसे हिमालय ने भी अपने सर आंखों पे रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी महाराज, तुम्हारा त्रिवार सलाम। दोस्तों, ये है पैंगोंग लेक का पहला नज़ारा। अभी हम आगे जाने वाले हैं। आगे जाने के बाद हम और पैंगोंग और नज़ारे देखेंगे पैंगोंग लेक के। मार सकता है भाई। खाली एक आदमी भेज सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पत्थर पानी में फेंकने की एक रेस लगी है, जिसमें इनके हाइकिंग सोल्स इंडियन आर्मी के साथ ये रेस लगाए हैं। और ये कंपटीशन हो रहा है इंडियन आर्मी के साथ। हमारे महेश भाई टफ कंपटीशन दे रहे हैं। इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के, ये सब, और हम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के पास खड़े हैं। स्वाभिमान से, अभिमान से, प्राइड से भरा ये मन आज दिल से कहता है जय भवानी, जय शिवाजी। पैंगोंग लेक की कुल लंबाई 134 किलोमीटर है, जिसमें 70% हिस्सा तिब्बत यानी चाइना में है और 30% हिस्सा लद्दाख यानी भारत में है। पैंगोंग लेक को आंखों के सामने रखकर
हम हानले की ओर चल पड़े। हेलो दोस्तों, हम पैंगोंग लेक के रास्ते अब हानले की ओर जा रहे हैं। इस पूरे 30-35 किलोमीटर के रास्ते में पैंगोंग लेक लेफ़्ट साइड में था और हम पैंगोंग लेक के व्यूज़ को देखते 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 ये रास्ता पार करके अब आए हैं जिसुल। इस गांव का नाम है जिसुल। यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा मिला है, वहाँ पर हम मैगी खा के अपना पेट भरने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो हिमालयन माउंटेन्स है, इसके पीछे जो वाइट माउंटेन्स है वो चाइनीज़ टेरिटरी है। और ये रोड सीधा भी हम ये रोड ऐसा जाएगा और इन पहाड़ों से उस साइड में हम हानले के लिए जाने वाले हैं। ढलते हुए सूरज की रोशनी में चमकते पहाड़, नीचे बहती हुई हानले नदी और ऊपर बादलों की महफिल। कहते हैं मंजिल से ज्यादा मजा रास्तों का होता है। यहाँ तो हम मंजिल को भूल ही गए थे। अगर ये रास्ता कभी खत्म नहीं होता तो हम शायद कभी रुकते भी नहीं। हानले दिन में जितना सुंदर है उससे कई ज्यादा रात में खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन, नई उमंग, नया समा। हम कल पहुंचे थे शाम को हानले में। दोस्तों रात को हानले में नेकेड आईज वी कुड सी द गैलेक्सीज। ये जो स्काई दिख रहा है मेरे पीछे, ये पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि मैं वंडरलैंड में हूँ, ऐसे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। सो हम अभी निकलेंगे, पहले ऑब्जर्वेटरी देखेंगे, देन वी विल हेड टू नयोम। वहाँ पे टैंक अप फिलअप कराएंगे और वहाँ से हम माहे से लेफ़्ट लेके गाँवों के रास्ते से हम लेह मनाली हाईवे को क्रॉस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर डिटेल्स। बाय बाय। ये देखिए, बहुत बढ़िया है एकदम। गाइस से हाय गाइस, दिस इज अ गुड मॉर्निंग and let's go, let's see what exactly it is. आप अगर देख सकते हैं ये पूरा टेरेन ओपन है, स्काई खुला हुआ है। ये हिमालय की छोटी रेंजेस और इस पहाड़ पर वो टेलीस्कोप है जहाँ से हम सब हमारे भारतीय साइंटिस्ट भारतीय अवकाश या स्पेस का, गैलेक्सीज का स्टडी करते हैं। सो दोस्तों हम आए हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पे, जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ एक बड़ा सा टेलीस्कोप है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक टेलीस्कोप है जहाँ पर हम अब जाने वाले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने वाली हैं। और ये जो वैली है आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हानले वैली। नीचे इस साइड में थोड़ा एक छोटे छोटे गांव है, हानले गांव यहीं पर है। आप नीचे देख सकते हैं वो गांव बसा हुआ है वहाँ पे। हम सब अभी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं और फिट में बताऊँ क्या? और उसका अल्टीट्यूड हमको एनेक्स बता रहा है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का टेलीस्कोप का हाइट लगभग 15,000 फीट के आसपास होगा। और वहाँ से ये यहाँ से 14697 14,967 मतलब लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये यहाँ से ऑपरेट नहीं होता है, ये बैंगलोर हेड ऑफिस से ऑपरेट होता है। और
यहाँ से सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो बेंगलोर के ऑफिस में डेटा सेंटर में उसका एनालिसिस होता है, और उसी ऑब्जर्वेटरी को हम अभी देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 2 बड़े बड़े टेलीस्कोप्स यहाँ पर है, और आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम निकले हैं अपनी गाड़ियों की ओर, और हमने वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थे उस टेलीस्कोप के बारे में, एंड वी हैव सीन द वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट द टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप के बारे में कुछ खास खबर, कुछ खास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे दोस्त महेश के साथ, क्योंकि महेश की कंपनी टीसी ने इसके लिए कुछ खास काम किया है। तो महेश जी बताइए क्या है। एक्चुअली मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था आज, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये बिल्ड किया है, ये ऑब्जर्वेटरी, उसमें कुछ पार्ट जो डिज़ाइन का है मेरी प्रीवियस कंपनी, फर्स्ट कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, उन्होंने किया था, और जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। मिस्टर लोखंडे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनको अभी हमने यहाँ से फ़ोन किया था। महेश जी ने उनसे बात की, एंड ही वाज सो प्राउड टू hear that Mahesh is here to see this observatory, and we are so proud that महेश की पहली कंपनी टीसी ने इस ऑब्जर्वेटरी के फाउंडेशन में बहुत बड़ा काम किया है। और इससे बेहतर फीलिंग हो ही नहीं सकती कि आप दुनिया के एक छोर में हो, भारत के एक छोर में हो, और 15,000 फीट की ऊंचाई पर -डिग्री टेम्परेचर में आप इस टेलीस्कोप को देखने आते हो, और अपनी कंपनी का जो काम है बड़े फ़ख्र के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, एंड थैंक्स टू टीसी, थैंक्स महेश, एंड thank you Mr. Lokhande for your wonderful job, for your wonderful contribution. Thank you so much. Stay tuned guys, we'll be giving you updates, more updates, further updates very soon. Bye bye. हानले से निकलकर हम मनाली की तरफ चल दिए। मनाली के लिए हमने एक शॉर्टकट लिया जो पुगा वैली से होते हुए लेह मनाली हाईवे को जुड़ता है। इस शॉर्टकट की वजह से हमारे सफ़र के 200 किलोमीटर और 5 घंटे बच गए। लेह मनाली हाईवे पर नकीला पास और गाटा लूप्स बहुत फेमस है। गाटा लूप्स जो कि 21 हेयरपिन्स बेंड वाला रास्ता है, जिसे पार करने के लिए गाड़ी चलाते हुए सावधानता बरतनी चाहिए। ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करते हुए हम पहुंच गए सरजू। यहाँ से आगे का सफ़र बारालाचा पास वाले बर्फीले पहाड़ों से होने वाला था। ये रास्ता कुछ दिन पहले ही खुला हुआ था और हम इसकी खूबसूरती का अनुभव लेने के लिए उत्सुक थे। सोलह 16,000 फीट ऊंचाई वाला बारालाचा पास हमेशा बर्फ से ढका होता है। झंस्कार, लाहौल, स्पीति और लद्दाख इलाकों को जोड़ने वाला ये पास लेह मनाली हाईवे का प्रमुख आकर्षण है। पूरा दिन रास्ते पर गुजारते हुए हम देर रात को मनाली पहुंच गए और हमने 2 दिन
मनाली में आराम किया। 2 दिन मनाली एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अमृतसर के लिए। ठंड से निकलकर गर्मी वाले प्रदेश में प्रवेश करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सो दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रॉम अमृतसर। हम आए हैं जलियांवाला बाग देखने के लिए, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा गोल्डन टेम्पल। यही वो नैरो पैसेज है जो जलियांवाला बाग में जाने का और आने का एक ही रास्ता था, और यही इसी बाग के अंदर जनरल डायर ने बड़ी कायरता के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। सो दोस्तों, लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद जलियांवाला बाग छोड़कर हम चल के जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। सिख धर्म का परमोच्च स्थान। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सुबह होते ही हम चल पड़े अपने अगले मकाम की ओर, जो था जयपुर। हम सब आए हैं जयपुर के आमेर फोर्ट में, और लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं। छिन कोई घड़ी रुकती नहीं, सुबह दिन शाम रात मुक्ति नहीं। कहा जाता है काकिल देव ने पहाड़ की चोटी पर काकिलगढ़ बनाया, और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। दाल बाटी की दाल और शोरमा, और आप देख सकते हैं रोडगे भी आ चुके हैं बाटी को। ये सादा है, ये मसाला वाला। अगले दिन जयपुर से निकलकर हम चल पड़े इंदौर की ओर। इंदौर नगरी में शाम को 56 दुकान में खाने का मजा लिया, और दूसरे दिन हम चल पड़े अपने घरों की ओर। पंछी आसमान में कितना भी उड़े, पर शाम को उसको घरौंदे में ही लौटना पड़ता है। हमारी घर वापसी का आनंद हमसे ज़्यादा हमारे परिजनों और दोस्तों को था। उन्होंने हमारा सोसाइटी में ज़ोरदार स्वागत किया। थैंक यू। अभी बकरा ईद आ रही है, बकरों को ऐसे माला पहनाए थे पहले। नहीं यहाँ पे लद्दाख ने मुझे क्या दिया? लोग सोचते हैं कि लद्दाख ने मुझे खूबसूरत तस्वीरें दी,
लेकिन सच तो ये है कि लद्दाख ने मुझे हज़ारों ऐसे पल दिए हैं जो मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसे पल जिन्हें कोई कैमरा कभी कैद नहीं कर सकता। कभी न खत्म होने वाली सड़कें, जमी हुई नदियाँ, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते और इतने करीब लगते आसमान के बीच में उस इंसान को खो बैठा जो मैं खुद को समझता था, और मुझे वो इंसान मिल गया जिसे मैं भूल चुका था। मुझे सबने पूछा कि लद्दाख से वापस कब आए, पर मुझे नहीं लगता कि आप कभी पूरी तरह लद्दाख से वापस आ पाते हैं, क्योंकि मेरी रूह का कुछ हिस्सा हिमालय की उन वादियों में रह गया है। इन रास्तों ने हमारी दोस्ती और गहरी कर दी है। एक दिन हमारी तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी, वीडियोस और फोटोज़ फाइलें बन जाएंगी, गाड़ियाँ शांत हो जाएंगी और सड़कें किसी और की हो जाएंगी। लेकिन जब भी ज़िंदगी का शोर बहुत बढ़ जाएगा, मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और कहीं ना कहीं हिमालय की उन वादियों में गूंजती दोस्तों की हंसी सुन लिया करूँगा। मेरी रूह को और दोस्तों के साथ बिताए हसीन पलों को हिमालय सुरक्षित रखेगा, जब तक कि एक दिन हिमालय हम सबको वापस ना बुला ले। थैंक यू लद्दाख।